कि एक न्यूयॉर्क का मेयर चुनने की औकात नहीं है आपके अंदर। एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क से आप कह रहे हैं कि आपको आज़ादी हम देंगे। असल ईरान का मसला यह है कि बहैसियत मुल्क उन्होंने अपने आप को इस्लामी जमहूरिया ईरान कहा, और ये इस्लामी का लफ्ज़ अमेरिका के लिए सबसे बड़ा बम है। इस 21वीं सदी में इस्लामी बुनियादों पर इंसाफ और रहम और अदल की बुनियाद पर हुकूमत चलाने का एक ही इख्तियार है दुनिया में, और उसका नाम ईरान है। तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेटबैक है जो दुनिया को तो हो गई, हमारे देश को बहुत ज़्यादा होगा। ये सवाल उठना तो लाजमी है ना। हमारे ईरान से दोस्ताना ताल्लुकात और कारोबारी ताल्लुकात हमेशा से रहे हैं। तो अब ऐसा क्या हुआ है कि आप 2 दिन पहले बगैर किसी पेशगी प्रोग्राम के इसराइल का दौरा करते हैं, वहाँ लौट के आते हैं, दूसरे दिन जंग शुरू हो जाती है, और फिर वहाँ इतने बड़े रहनुमा जो आलमी सतह पे जिनकी इज्जत और एहतराम है, उनकी शहादत पर आप एक ट्वीट भी नहीं कर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस ओटीटी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निजामी। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब मौजूद हैं। ईरान के ऊपर जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल हमले कर रहा है और ये एक विश्व युद्ध की तरफ जो है पूरी दुनिया बढ़ती हुई नजर आ रही है, विदेशी मामलों के जानकार हैं और ईरान को बेहद नजदीक से जानते हैं और समझते हैं, क्योंकि इमाम अली खामनेई साहब से जो है आपकी मुलाकात भी हुई है। इसी सारे मुद्दे पर बात करेंगे डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब से। तस्लीम रहमानी साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत शुक्रिया, आदाब। आलमी सतह पर जो मामले बने हुए हैं, आप देख रहे होंगे ईरान के अंदर किस तरीके से जो है तबाही मचाई हुई है अमेरिका और इजराइल ने। इस हरकत के बाद में जो उनके चेहरे थे वो भी जो है वो खुल करके आज तमाम दुनिया के सामने वो जाहिर हो चुके हैं। एप्सिन फाइल का जिक्र हर कोई कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के अंदर जो मदाखलत अपनी देना चाहता है, वो क्यों चाहता है कि मेरी मर्जी से मेरी चुनी हुई सरकार वहां पर बने ईरान के अंदर? देखिए, अमेरिका का मामला ईरान के साथ खास तो है एक माने में, लेकिन ये महज एक ईरान ही तो नहीं है। आप देखिए, वेनेजुएला में वो जहाँ तेल के बड़े ज़खायर मौजूद हैं और बहुत से मादनियात हैं, तो एक तरीके से बदमाशों की तरह रात के अंधेरे में वहाँ ब्लैकआउट करके और वहाँ के चुने हुए सदर को उनके बेडरूम से उनकी बेगम के साथ उठा के रातों रात ये अमेरिका ले आए और कहा कल से यहाँ हमारी हुकूमत है और अब उनका तेल भी हमारा है। ये इन्होंने वेनेजुएला में किया ना। तो एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क पर ज़बरदस्ती ताकत के ज़रिए, अपने बाजुओं की क़ुव्वत के ज़रिए एक आज़ाद मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया। वो कमज़ोर लोग थे, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, तो हालांकि वो भी एक लंबे अरसे से लड़ रहे थे, लेकिन उन पर कब्ज़ा कर लिया। अभी हाल ही में देखिए, ये जंग शुरू होने के बाद जब ऑयल क्राइसिस शुरू हुआ, तो अमेरिका की जानिब से ये ऐलान हुआ कि नाउ अब भारत को आज़ादी है कि अगले 1 महीने तक वो रूस का तेल खरीद सकता है। उससे पहले इन्होंने जो है भारत के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैरिफ लगा के और दबाने की और ब्लैकमेल करने की कोशिश की, और वो ब्लैकमेल यहाँ सरकार क्यों दब गई मालूम नहीं ना। हम तो बहुत ताकतवर मुल्क हैं, अवाम की सतह पर भी और हर सतह पर बहुत ताकतवर हैं, लेकिन वजीर आजम की क्या पॉलिसी है मालूम नहीं, वो झुक गए। और फिर टैरिफ लगा के, फिर जब टैरिफ कम किया तो ये शर्त लगा दी कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, बल्कि वही वेनेजुएला जिससे आपने कब्जा करके उनका तेल छीना है, वो तेल हमसे खरीदे। अब कह रहे हैं कि आप 1 महीने के लिए खरीद लें। एक आज़ाद खुद मुख्तार दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के साथ ये रवैया है अमेरिका के सदर का। तो इन दोनों को अब अलग हटके अब ईरान पे अगर आए, तो ईरान ने पिछले 47 साल में ये ऐलान किया है कि वो अमेरिका की किसी भी किस्म की दादागिरी को नहीं कबूल करेगा, अंजाम चाहे कुछ भी हो। और 47 साल से उन्होंने उसे शैतान बुजुर्ग कहा,
किसी किस्म का राब्ता नहीं रखा, इंतहाई एम्बेसी बंद हो गई। उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, 47 साल से उन्होंने उनको भी बर्दाश्त किया और बर्दाश्त करते हुए चल रहे हैं। तो अब जब वो ये देख रहे हैं कि दुनिया को वो एक-एक घंटे, 2-2 घंटे में आज़ाद मुल्क पे कब्ज़ा कर सकते हैं, मगर ईरान काबू में नहीं आ रहा। ज़ाहिर है कि अब वो ईरान पर फ़ौज के ज़रिए उन्होंने अभी तक तकरीबन 7,500 हमले ईरान के ऊपर किए हैं, हवाई हमले। टनों बारूद उन्होंने बरसा दिया है, लेकिन ईरान की हुकूमत फिर भी ये कह रही है कि हम उनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो ये एक जंग है उनकी हेजेमनी की, उनकी ताकत के इज़हार की, कि वो एक हिटलर बन के सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी पे किस ताकत के बल पर चलाना चाहते हैं, मालूम नहीं। लेकिन ये अमेरिका का गैर जमहूरी डिक्टेटराना गुंडागर्दी जैसा अंदाज कुछ ममालिक को पसंद नहीं है। उनमें से एक ईरान है, उसका शाखसाना ईरान को भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका का दावा ये है कि ये ईरान जो है, ये परमाणु बम बना रहा है। न्यूक्लियर पावर इसके पास आ जाएगी तो ये दुनिया में तबाही मचाएगा। आखिर इसको वो रोकना चाहता है ईरान को। हर देश अपने-अपने देश के अंदर अपनी सुरक्षा के लिए तमाम इंतज़ामात करते हैं। अमेरिका को इससे परेशानी क्या है और इज़राइल को? क्या परेशानी ये दावे अमेरिका के सही हैं या गलत हैं? क्या ईरान वाक़ई में ही परमाणु बम बना रहा है या है? परेशानी तो ये है कि उनके मुकाबले पे कोई ताकत उभर के सामने ना आ जाए, पहली चीज़। क्या अमेरिका के पास एटमी हथियार नहीं है? उनके पास हैं, तो वो क्यों चाहते हैं बस उन्हीं के पास रहें? फिर जिसके साथ वो खड़े हैं, जिसको गोद में लेके खड़े हैं इस्राइल, उसके पास क्या एटमी हथियार नहीं है? 90 बॉम्ब की खबर उनकी है कि उन्होंने बना रखे हैं। तो क्यों सिर्फ इस्राइल बनाए और अमेरिका बनाए और दुनिया के चंद ममालिक बनाए, बाकी लोगों को इजाज़त नहीं है? और ख़ास तौर पे ईरान को क्यों नहीं है? एक बात। दूसरी बात, ईरान ने ऑफ़िशियली कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे पास एटम बॉम्ब या एटमी हथियार हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा, अभी शहीद रहबर मुअज़्ज़म का तो ये पॉलिसी थी 35 साल के उनके हुकूमत के दौरान, कि हम इंसानियत कुछ कोई भी हथियार नहीं बनाएँगे, इसलिए एटमी हथियार भी नहीं बनाएँगे। ये उनकी स्टेटेड पॉलिसी है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आप तो ज़बरदस्ती, इराक में भी कहा था, इनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। और बाद में उन्होंने कहा कि पूरी जंग करके जब इराक को तबाह कर दिया तो कहा कि गलती हो गई, इनके पास तो नहीं है, वी आर सॉरी। इसी तरह अब ईरान में कह रहे हैं इनके पास तो बम है, उनके पास मिसाइल है कि आप अपना मिसाइल का प्रोग्राम भी। तो कोई आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क अपनी हिफाजत के तमाम इंतजामात को आखिर सरेंडर क्यों कर दे किसी के सामने? अपनी आज़ादी को वो कहते हैं वो हम चलाएंगे, ईरान को तो हम चलाएंगे, अगली सरकार हमारी मर्जी से बनेगी, ईरान को तरक्की हम देंगे, ईरान के अवाम को आज़ादी हम देंगे। अरे वो आज़ाद अवाम लाखों की तादाद में आज बमों के साए में खड़े हुए हैं अपनी हुकूमत के साथ। आप कह रहे हैं ईरान के अवाम को आज़ादी हम देंगे। उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कहा अभी कल ही कि एक न्यूयॉर्क का मेयर चुनने की औकात नहीं है आपके अंदर। एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क से आप कह रहे हैं कि आपको आज़ादी हम देंगे। ये सिर्फ एक दुश्मनी है कि देखिए, असल दुश्मनी सिर्फ ये है, बकिया ममालिक में तो ताकत की जंग है। ईरान के साथ मखसूस तौर पर दुश्मनी ये है कि ईरान ने 47 साल पहले अपने सत्ता पलट को, अपने इनकलाब को इस्लामी इनकलाब कहा। सबसे बड़ा एटम बम ये है। दुनिया का इस वक्त का सबसे बड़ा एटम बम ये है कि कोई मुल्क या कोई तंजीम या कोई इदारा खड़े होके ये अगर ये कहे कि हम इस्लामी इदारा हैं, इस्लामी मुल्क हैं या इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन है, तो बस वो टेररिस्ट हो जाती है। अमेरिका और इनके जो बगले बजाने वाले चारों तरफ के लोग हैं। असल ईरान का मसला ये है कि बहैसियत मुल्क उन्होंने अपने आप को इस्लामी जमहूरिया ईरान कहा, और ये इस्लामी का लफ्ज अमेरिका के लिए सबसे बड़ा बम है। को एटम बम हो या हाइड्रोजन बम हो या व्हाटएवर, ये असल मसला है। वो इस्लाम का नाम सुनना नहीं चाहते, इसलिए जंग थोप रहे हैं। दूसरी तरफ इज़राइल जो है वो कह रहा है कि भई हम ईरान की आवाम को आज़ाद करा रहे हैं। अमेरिका को कह रहा है कि मतलब हम इनसे जो है ये आपकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा है। मतलब इज़राइल भी जो है वो तिहरी नीति पर चल रहा है, 3 नीतियों पर चल रहा है। इसराइल की एक ही नीति है। हुँ, इसराइल अपने आसपास के पड़ोस में किसी भी इस्लामी ताकत को देखना नहीं चाहता,
और वो इसलिए नहीं देखना चाहता कि उनका मंसूबा है ग्रेटर इसराइल का क़याम, जिसका नक्शा वो यूनाइटेड नेशन में उनका जो वज़ीर आज़म है वो पेश कर चुके हैं। और उसकी सरहदें तो पूरे अरब वर्ल्ड में फैलते हुए खैबर और मदीना तक जाती हैं। तो ऐसे में वो अपने अतराफ में कोई भी इस्लामी ताकत देखना नहीं चाहता। इसराइल की ये दुश्मनी है और ये मसला है। हम देख रहे हैं लगातार पिछले लंबे कई सालों से फ़िलिस्तीन के ऊपर इज़राइल लगातार हमले कर रहा है। गाज़ा में देखा, न जाने कितने मासूम बच्चों का वहाँ पर कत्ल कर दिया गया। चीज़ें ये वीडियो तब सामने आई जब सोशल मीडिया एक्टिव हुआ। उसके बाद से भी हम देख रहे हैं कि लगातार इस्लामिक कंट्रियाँ जो हैं, मुस्लिम 57 देश बताए जाते हैं। कोई भी देश, कोई भी मुल्क इज़राइल के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है कि भई आप फ़िलिस्तीन के ऊपर क्यों इस तरीके से नाजायज़ कत्ले-आम मचा रहे हैं। ईरान ही इसके ऊपर अपनी आवाज़ उठा रहा था और लगातार इज़राइल को धमका भी रहा था। क्या उसका भी खामियाज़ा भुगतना पड़ा है? देखिए, मैंने अर्ज़ किया नटशेल में कि इस्लामी मुल्क है वो। फ़लस्तीन में जो तहरीकें खड़ी हुई हैं, वो भी इस्लामी तहरीकें हैं। तो चूँकि दोनों ज़हनी और फ़िक्री तौर पर एक यकसां तंज़ीमें हैं, चाहे वो ईरान में जो हुक्मरान लोग हैं, वो हों या फ़लस्तीन में हमास हों। फ़िक्री तौर पर एक हैं, इसलिए दोनों एक-दूसरे को ताउन करते हैं। और फ़लस्तीन का मसला तो फ़लस्तीन में जब हमास नहीं था, तब क्या मसला नहीं था? तो तब यासर अराफ़ात थे, तो क्या मसला नहीं था? तो फ़लस्तीन का मसला तो उसी दिन से शुरू हो गया था, जिस दिन इन्होंने इसराइल के क़याम का मसला शुरू किया था। तो इसराइल का क़याम फ़लस्तीनी जद्दोजहद के आगाज़ का नाम है। अब वो जद्दोजहद वहाँ चल रही है, दुनिया जानती थी 75 साल से, हम लोग भी देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं। लेकिन ईरान जो लोग भूलने लगे थे, 71 और 73 की जंग के बाद खौफ़ज़दा होके कुछ मुस्लिम ममालिक अपने-अपने घरों में जाके बैठ गए थे, उन ममालिक के मुकाबले ईरान आके खड़ा हो गया। तो ये 70s में खामोशी छानी शुरू हुई, 79-80 में ईरान आ गया, तो उसने इस मसले को सर-ए-फ़हरिस्त रखा, ये भी इस्लाम का मसला है। तो इसलिए ज़ाहिर है दोनों से उनकी मुखालफत है और जब तक ये ममालिक मौजूद हैं, बैतुल मुक़द्दस के आज़ादी की जंग भी वो ये लड़ते रहेंगे, ख़त्म हो जाएँगे, तो आज़ादी की जंग भी ख़त्म हो जाएगी। ये मसला है जिसके लिए लड़ना ज़रूरी है। आयतुल्लाह ख़मैनी साहब से आपकी मुलाकात भी हुई, आपसे बात भी हुई, आपने कई वीडियो में ज़िक्र भी किया, मैं सुन रहा था कहीं आपके बारे में, उनके बारे में। तो आज उनके किरदार को जो है बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। कैसी शख्सियत थे? हालाँकि आज पूरी दुनिया देख रही है इमाम ख़ामेनी को क्या शख्सियत थे। आपसे मुलाकात के वक़्त उन्होंने क्या बातें की? देखिए, मुझसे उनकी मुलाकात नहीं हुई। हम लोग पिछले दिनों गए थे, तो हमने एक शेड्यूल माँगा था, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन वहाँ के और बहुत से ज़िम्मेदारान से मुलाकात होती रही है। उनके स्ट्रेटेजिक अफ़ेयर्स के जो लोग डील करते हैं, उन लोगों से भी मुलाकातें हुई हैं। उनकी लीडरशिप से बहुत सी मुलाकातें हुई हैं। वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहे हैं और उन्होंने कहा है कि एक खुद मुख्तार और ताकतवर ईरान बनाने की जद्दोजहद सैंक्शंस के बावजूद हमने की है कामयाबी से और हम कामयाब हुए हैं उसमें। और वाक़ई आप तेहरान की सड़कों पे चलिए तो लंदन से कम नहीं है। अब वो पता नहीं ट्रम्प क्या ठीक करना चाहते हैं वहाँ, लेकिन वो एक नज़रियाती हुकूमत है और वो एक कामयाब नज़रिया है और उन्होंने साबित किया है कि आज के इस ज़माने में जहाँ पर एप्स्टीनवादी लोगों का हुकूमतों पे, दुनिया की अक्सर हुकूमतों पे बच्चों के साथ ज़िना करने वाले, बच्चियों के साथ ज़िना करने वाले ज़ालिमों और सफ़ाकों का कब्ज़ा है, उसी दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी खड़ा हो सकता है जो इंसानी उसूलों के बुनियाद पे रहम और अदल के साथ हुक्मरानी करके भी कामयाब हो सकता है। इस 21वीं सदी में इस्लामी बुनियादों पर इंसाफ और रहम और अदल की बुनियाद पर हुकूमत चलाने का एक ही इस्तिआरा है दुनिया में और उसका नाम ईरान है और इसलिए ये दरिंदा सिफत लोग उसको मिटाना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल, अभी जिस तरीके से गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब और तमाम जो मिडल ईस्ट में हैं, अब क्या लग रहा है आपको कि वो ईरान की तरफ जाएँगे या अमेरिका और इज़राइल को तो उन्होंने अपना हमदर्द और हमनुमा समझ ही रखा है। क्या उनमें कुछ बदलाव होगा? क्या वो ईरान की तरफ तवज्जो देंगे अपनी इस्लामिक देश जो हैं? देखिए, एक दूसरे को बुरा कहने का ये वक्त नहीं है।
चीज़ों का तज्ज़िया बहुत मुस्बत और पॉज़िटिव अंदाज़ से करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरानी इन्क़लाब आने के बाद अरबों की जो बादशाहतें थीं, उन्होंने शदीद ख़तरात अपने लिए महसूस किए कि अगर ईरान का इन्क़लाब एक्सपोर्ट हुआ, तो सबसे पहले उनकी इमारतें और उनकी शहंशाहियतें गिर जाएँगी। और इसके लिए उन्होंने 88 में जंग ख़त्म हुई, 1990 में उन्होंने अमेरिका को इजाज़त दे दी कि वो आके अपने अमरीकी अड्डे वहाँ पे बनाएँ। तब से वो बने हुए हैं, 1990 ऑनवर्ड बनने शुरू हुए हैं, तो तमाम मुल्कों में आ गए। लेकिन इन तमाम ममालिक ने ऑफ लेट पिछले चंद साल में 2-3 साल, 4 साल में ये इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। खुसूसन 7 अक्टूबर 2023 में हमास की जानिब से जो मुज़ाहिमत हुई फ़लस्तीन में, और उसके बाद जो इसराइल का और अमेरिका का रुख का सामने आया है, उसके बाद इन ममालिक ने भी ये अच्छे से समझ लिया कि जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने अमेरिका को दिए थे अपनी हिफाजत के नाम पर और ये अमरीकी अड्डे बनाने, वो तो पानी में चले गए। अब उसका कोई फ़ायदा नहीं। इनफैक्ट हम लोगों को मालूम है कि पिछले हफ़्ते 10 दिन के अंदर ही बहुत से अरब ममालिक ने अमेरिका से कहा है कि उनके पैसे वापस किए जाएँ और उनके सरमाए लौटाए जाएँ, और वो हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक हुई है। दूसरी चीज़ ये जो गौर करने की है, वो ये है कि ईरान ने अरब ममालिक पे 10 या 11 में जितने भी उन ममालिक के अंदर में हमले किए, वो सब या तो अमेरिका के फौजी अड्डों के ऊपर हैं या उन जगहों पर हैं जहां अमरीकी मफादात वाबस्ता हैं। उनके फौजी, उनके जासूस इसराइल या अमेरिका के जिन मकानात में, होटलों में, बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, वहां क्या, या जहां पर उनके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैं अरब ममालिक में, उन जगहों पर जहां उनके इन्वेस्टमेंट है, माली मुनफियत जहां जुड़ी हुई है, वहां पर हमले किए हैं ईरान ने। ईरान ने उन ममालिक के वो शहरी इलाके जहां उनकी आबादी या मुहाजिर जाके जो काम करने वाले लोग हैं, उनके वहां नहीं किया है। ये जहन में रखना चाहिए। अमेरिका के फौजी अड्डे, अमरीकी मफादात जो उनके तिजारती मफादात हैं, और जो उनके फौजी और जासूसों के रहने की जगह है, वहां हमले किए गए हैं। और वो लेजिटिमेट राइट है, उसका पहले से ऐलान किया है ईरान ने। जंग के पहले ही वो ऐलान कर चुका है कि उनके ऊपर जंग हुई तो वो इन जगहों को निशाना बनाएगा। ये पहले, बहुत पहले से ऐलान मौजूद है, उसी की रोशनी में सब कुछ हो रहा है। ये एक बात। दूसरी बात ये भी गौर करना चाहिए, आज 7 दिन गुजर गए हैं, 7 दिन में दसियों सैकड़ों हमले ईरान ने इन ममालिक के इन अमरीकी मफादात पर किए हैं। लेकिन इसके बावजूद बयानात तो दिए हैं, बहरीन ने भी, सऊदी अरब ने भी, कतर ने भी, ओआईसी ने भी, लेकिन किसी का कोई जवाबी हमला हुआ है? या अमेरिका को इन अरब ममालिक ने कहा है कि हमारी तरफ से आप इनको कोई जवाब दीजिए? ना इन ममालिक की अपनी मकामी फौज ने कोई जवाबी हमला ईरान पे किया, ना अमेरिका से ये रिक्वेस्ट की कि आप हमारे बिहाफ पे इनके ऊपर कोई हमला कीजिए। दोनों बात नहीं हुई। तो वो क्यों नहीं हुआ, इस पर भी गौर करना चाहिए। अपने देश पर, भारत पर इस जंग के जो है क्या असरात पड़ने जा रहे हैं, या क्या जो है इससे देश का नुकसान होगा? हालाँकि जब युद्ध होता है तो किसी न किसी देश का तो नुकसान होता ही। अपने देश पर इसका ख़ासा क्या असर पड़ने की उम्मीद है? देखिए, असर तो सारी दुनिया पे पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ अगर बंद हो गया, तो वहां से तो तेल के या दूसरी कोई भी अशिया जो जहाज लेके जाते हैं वहां से, कोई भी नहीं गुजर रहा। ये जंग का, ये खुद ही कह रहे हैं, हफ्ते 6 हफ्ते 7 हफ्ते चलेगी। हम कह रहे हैं उससे भी ज्यादा चलेगी, महीनों चलेगी। अगर होर्मुज़ बंद रहता है तो सारी दुनिया पर उसके बहुत ही बदतरीन नताइज उसके निकलेंगे। खुद भारत के ऊपर भी निकलेंगे। अभी अगर तेल 150 बैरल हो जाता है, तो यहाँ हमारे यहाँ तो तेल की ज़रा सी कीमत बढ़ती है, दुनिया की हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। तो रुपए का जो हमारा है, देखिए 93-94 रुपये का डॉलर हो गया। सोने की कीमत एकदम और ज़्यादा बढ़ने लगी है। और जो जॉब्स हैं, जो 1 करोड़ लोग जॉब्स वहाँ कर रहे हैं मिडल ईस्ट के ममालिक में, वो भी जॉबलेस हो जाएँगे। यहाँ पर महँगाई बढ़ेगी, यहाँ महँगाई के नतीजे यहाँ पर भी जॉब्स, तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेटबैक है, जो दुनिया को तो हो गई, हमारे देश को बहुत ज़्यादा होगा। दूसरे, ईरान के साथ हमारे तिजारती मफादात हैं, और भले ही सैंक्शन है, लेकिन फूड के और दूसरी चीज़ों की तो तिजारत होती है, वो भी बंद होगी। प्लस $1.2 बिलियन हमारा चाबहार पे खर्च हुआ है, जिससे एक रास्ता
हमें यूरोप तक जाने का और बाकी सेंट्रल एशिया में जाने का रास्ता मिलता है, वो रास्ता भी हमारा बंद हो जाएगा तो हमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे। तो अगर हम इस वक़्त ईरान के साथ खड़े होते, तो जिस तरीके से चीन और रशिया के जहाज़ों को इजाज़त मिली हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुज़रने की, इंडिया को भी मिलती। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने एक बयान तक नहीं दिया। ये अफ़सोसनाक बात है। 2 दिन पहले हमले से वो इज़राइल गए थे। अब इज़राइल में मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना वाला एक सूरत-ए-हाल है कि इस जंग के बारे में उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं क्या? क्या कोई उनको फीडबैक दिया गया है? क्या कोई उनको हुक्म दिया गया है कि ऐसा करें? तो उनका ख़ामनई साहब की शहादत के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से या वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कोई ताज़ियती या मज़म्मती बयान ना आना, अपने आप में बहुत सारे सवालात खड़े कर रहा है। इसलिए कि अभी 2 साल पहले जब ईरान के सदर इनका हसन रूहानी अलैहिर्रहमा की शहादत एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई थी, तो हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत अच्छा ट्वीट किया था और कहा था कि हम महसूस कर रहे हैं कि उनकी रहलत की वजह से ईरान को भी और इंडिया को भी एक अफ़सोस और गम का माहौल है। ये वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट था, अभी 2023 में 2 ढाई साल पहले। तो आज क्या बात हो गई? ये सवाल उठना तो लाज़मी है ना, हमारे ईरान से दोस्ताना ताल्लुकात और कारोबारी ताल्लुकात हमेशा से रहे हैं। तो अब ऐसा क्या हुआ है कि आप 2 दिन पहले बगैर किसी पेशगी प्रोग्राम के इज़राइल का दौरा करते हैं, वहाँ लौट के आते हैं, दूसरे दिन जंग शुरू हो जाती है और फिर वहाँ इतने बड़े रहनुमा जो आलमी सतह पे जिनकी इज़्ज़त और एहतराम है, उनकी शहादत पर आप एक ट्वीट भी नहीं कर रहे। सारी दुनिया में उठे हैं ये सवाल, मुल्क में भी उठे हैं, तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो इसलिए अब 2 साल पहले अगर आगा हसन रूहानी अलैहिर्रहमा के लिए आप कर सकते थे, तो अब क्यों नहीं किया? क्या बदल गया है? ये सवाल तो दुनिया पूछ रही है, हम भी पूछ रहे हैं, जवाब उन्हीं को देना है। बहुत-बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब वक़्त देने के लिए। देखिए, ये तमाम वो सवाल हैं जो हकीकत में ही पूरा देश भी इस चीज़ को पूछ रहा है और तमाम जो दूसरे देश हैं, वो भी कुछ न कुछ इस पर सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा कोई जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से देश के भारत की तरफ से क्यों कोई नहीं आया है अब तक। तो ऐसे में तमाम सवाल हैं तस्लीम रहमानी साहब, हम फिर आपको जो है परेशान करेंगे और आपका वक़्त भी चाहेंगे। इस पूरी वीडियो पर, इस पूरे इंटरव्यू पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। दिल्ली से समाचार प्लस के ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।